प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, बच्चों अपना प्रकरण है आनुवंशिकता और परिवर्तन पार्ट 2। हमने पार्ट 1 सीखा है आनुवंशिकता और परिवर्तन, जिसको हेरिडिटी एंड वेरिएशन बोलते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा है, क्या क्या दिया गया है, आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, एक नज़र उस पर हम दौड़ा लेते हैं। आनुवंशिकता और परिवर्तन में वंशागति क्या है, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं। आनुवंशिकता लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण क्या है, हेरिडिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर अपीयरेंस। इसके बारे में हम लोगों ने सीख चुका है बच्चों। ये वंशागति क्या है और आनुवंशिकता, इसके बारे में हम लोग ने पहले वीडियो में सीखा था। आज हम मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांतों, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में सीखेंगे बच्चों। तो मेंडल ने सभी ये प्रयोग जो किए थे बच्चों, वनस्पतियों पर किए थे। सभी प्रयोग वनस्पतियों पर शुरू उन्होंने किया था। गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाले रोग, डिजीजेज ड्यू टू क्रोमोसोम्स एबेरेशंस। तो आज हम बच्चों ये मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत और गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाले रोग के बारे में इस पाठ में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, कुछ रोग हो जाता है कुछ कारण से, तो लोग कहते हैं अरे सबको हुआ था, हमारे दादा बाबा को हुआ था, हमारे पिताजी को था, तो हमको भी हो गया है। आज ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसको लोग कहते हैं जेनेटिक है। ये सब सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो मेंडल साहब ने प्रतिपादित किया था। तो मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत, ये है मेंडल का चित्र, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। बच्चों, इनका नाम था पूरा ग्रेगर जोहान्स मेंडल। ग्रेगर जोहान्स मेंडल, इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था और मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1884 में हुआ था। ये बच्चों अपने इंडियन वैज्ञानिक नहीं थे, ये ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे। मटर के पौधों पर इन्होंने बहुत सारे, यहाँ देखिए मटर का पौधा भी है, मटर के पौधों पर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और आनुवंशिकता का अध्ययन किया। उन्होंने ये साबित किया कि इन लक्षणों का आनुवंशिकता में कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है। आगे जाकर के उन्हीं के नाम से बहुत ही प्रचलित हुआ। मेंडल द्वारा किए गए कार्य का महत्व लोगों तक पहुंचने में आने तक 20वीं सदी आ गई। इन नियमों को सिद्धांतों का पुनः परीक्षण के पश्चात यह सिद्धांत आज आधुनिक आनुवंश शास्त्र की नींव सिद्ध हुआ है। जन्म 20 जुलाई 1822, मृत्यु 6 जनवरी 1884। बच्चों, ये क्या है, आनुवंशिकता क्या है? जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। इसे प्रभाविकता का नियम कहते हैं। मेंडल ने यह नियम एक संकर क्रॉस के प्रयोग के पश्चात प्रतिपादित किया। जैसे माता पिता से संतान को समान मात्रा में जन्मकीय पदार्थ हासिल होते हैं, कुछ माता के लक्षण रहते हैं और कुछ पिता के लक्षण रहते हैं। इन्होंने मटर के साथ परस्पर विरुद्ध पौधों में दिखाई देने वाले लक्षण देखा, कुछ प्रभावी लक्षण होते हैं और कुछ अप्रभावी लक्षण होते हैं। इन्होंने बीज का आकार लिया, ये देखिए गोल आकार है,
और ये झुर्रीदार है। और ये बीज का रंग इन्होंने लिया, यहाँ पर पीला लिया येलो, यहाँ पर हरा लिया। फूल का रंग जो है वो जामुनी हुआ और ये सफेद हुआ। और सेम का आकार जो होता है पूर्णतः भरी हुई है, पूर्णतः क्या हुआ, भरी हुई है, और ये जो है चपटी हुई। तो देखिए कुछ प्रभावी हुए कुछ अप्रभावी हुए। अब सेम का रंग ये देखिए पूरा हरा है, ये थोड़ा पीला है। ये फूल की जगह ये देखिए फूल कलर भी है, फूल का जो कलर है ये कक्षी है, और ये यहाँ पर ये नीचे है, देखिए फूल कलर लगा हुआ, ये ऊपर लगा हुआ है। तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई ये देखिए तने की ऊंचाई जो है ये ऊंची है, ये ज्यादा ऊंची है और ये छोटी है। तो इस प्रकार से मटर के साथ परस्पर विरुद्ध पौधों में दिखाई देने वाले जो लक्षण हुआ, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, सेम का आकार, सेम का रंग, फूल की जगह, तने की ऊंचाई, ये आपने देखा कुछ अंतर है, माने सेम टू सेम दोनों में नहीं है। ऐसे जो मेंडल के सभी प्रयोग मटर के ही पौधे पर दिखाई दिए, जैसा लक्षण आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने बच्चा बताया कि कुछ प्रभावी होते हैं, कुछ अप्रभावी होते हैं। ये प्रभावी अप्रभावी में देखिए मानव की कुछ प्रभावपूर्णता तथा अप्रभावपूर्णता विशेषताएं मानव की भी है। मानव की देखिए आपके मुंह में जीभ है बच्चों, तो कुछ की जीभ तो ये मुड़ जाती है और कुछ की जीभ क्या रहती है, जीभ तो है, दोनों टेस्ट का ही स्वाद करती है, लेकिन कुछ प्रभावी होती है, कुछ देखो मुड़ जाती है, कुछ तो मुड़ती नहीं है। हाथों पर होने वाला बाल, ये देखिए कुछ के हाथों पर बाल होते हैं और कुछ के हाथों पर बाल नहीं होते। कुछ के सर पर देखिए बाल भी सबके एक जैसे नहीं होते बच्चे। कुछ के बाल ये देखिए काले घुघराले होते हैं, कुछ के बाल ये देखिए एकदम सफेद होते हैं, भूरे वाले सीधे बाल होते हैं। कान, आप कान की रचना देखिए बच्चों, सबकी देखिए, तो कान की खुली ललरी है, ये देखिए फ्री है, खुली ललरी इसको बोलते हैं, और ये अटैच्ड रहता है, माने कान से चिपकी हुई ललरी आती है। किसी किसी की ललरी जो होती है एक खुली है, देखो यहाँ पर पूरी कान की चिपकी, यहाँ पर ये देखो इसको खुली हुई है। तो आप अपनी भी देख सकते हैं, हम लोगों की भी कुछ खुली हुई कुछ चिपकी हुई है। एक प्रभावपूर्ण तथा अप्रभावपूर्ण ये कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए प्रभावी अप्रभावी में मुड़ने वाली जीभ, न मुड़ने वाली जीभ, हाथ पर बालों का होना, हाथ पर बालों का न होना, और काले घुघराले बाल, भूरे सीधे बाल, कान की खुली ललरी और कान की चिपकी ललरी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रभावी होती है, बहुत सारी अप्रभावी होती है बातें। मेंडल का एक संकर संतति का प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये देखिए ये लंबा है, ये छोटा है। मेंडल ने जो प्रयोग किए उसमें विरुद्ध लक्षणों की एक ही जोड़ी वाले मटर के पौधों में संकर प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार के संकर को हम एक संकर कहते हैं। एक संकर का अनुपात का अध्ययन करने हेतु लंबे और बौने मटर के पौधों का उदाहरण इन्होंने लिया। ये देखिए मटर का पौधा लंबा है और ये मटर का पौधा क्या है, छोटा है। तो जनक पीढ़ी क्या हुई, देखिए पेरेंट्स है, ये प्योर येलो हो गया और ये प्योर ग्रीन हो गया, और इसमें फिर क्या हो गया, वाई वाई और वाई वाई, ये देखियो हाइब्रिड हो गया, येलो सीड्स हो गया इसको हाइब्रिड से। तो कैसे कैसे होता है बच्चों, लंबे और बौने पौधों का उपयोग संकर के लिए किया गया, इसलिए इसकी जनक पीढ़ी को हम P1 से लिखते हैं। मेंडल ने लंबे तथा बौने पौधों के लिए क्रमशः प्रभावी और अप्रभावी ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मेंडल ने लंबे पौधों को प्रभावी कहा और छोटे पौधों को अप्रभावी कहा, क्योंकि अगली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। बौने पौधों का अप्रभावी कहा क्योंकि ये लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं दिए। यह प्रयोग पनेट स्क्वायर पद्धति से, ये पनेट स्क्वायर पद्धति से आपके चित्र में दिया गया है, इसको बोलते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड। अब यहाँ पर आपने अक्षर के द्वारा देखा है, कैपिटल टी के द्वारा देखा है,
डबल टी है, ऐसा कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों का स्मॉल टी है। जनकों के जोड़ी में पाए जाने के कारण लंबे पौधों को डबल टी, लंबे पौधों को डबल टी के लिए, बौने पौधों के लिए स्मॉल टी, स्मॉल डबल टी के लिए अक्षर लिखे गए। जनकों की यह जोड़ी युग्मक निर्मित के समय अलग हो जाती है, इसलिए टी घटक वाले और स्मॉल टी घटक वाले ऐसे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, ऐसे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। उसमें युग्मक होता है और स्त्री युग्मक होता है बच्चों। टी एफ कैपिटल से लंबा, डबल टी बन गया तो लंबा बन गया, टी टी बन गया तो भी लंबा बना, टी टी बना स्मॉल में तो भी लंबा बना, और डबल टी बन जाता है तो क्या बनता है, बौना बन जाता है। क्या बन जाता है, बन जाए। जैसे अपने में लोग बहुत से बौने जब का भी जन्म होता है, तो इस प्रकार के आधार पर उन्होंने समझाया कि इस प्रकार से होता है। मेंडल की द्विसंकर संतति क्या है? मेंडल की द्विसंकर संतति डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको बोलते हैं बच्चों। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ये देखिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का द्विसंकरित संतति का प्रयोग। द्विसंकरित पद्धति में विरोधी लक्षणों की दो जोड़ियों का समावेश होता है इसमें, और मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की जोड़ियों पर एक ही समय पर ध्यान केंद्रित कर संकर के कुछ प्रयोग किए। इसमें गोल पीले बीजों वाले पौधों को, गोल पीजे वाले पौधों को देखिए आर आर वाई वाई तथा झुर्रीदार हरे बीजे वाले पौधों को आर ए स्मॉल वाई वाई में संकर किया। इसमें बीजों का रंग और प्रकार ऐसे दो लक्षण समाविष्ट है, इसलिए इसे द्विसंकर पद्धति कहा जाता है। इसमें भी पहली पीढ़ी में देखिए युग्मक इसके बन गए आर वाई, और एक आर वाई पीढ़ी में बने आर बने, वाई बने, माने स्वरूप विधा गोल पीले मटर। जनक पीढ़ी P2 में F1 स्वयं के परागण के कारण स्वरूप विधा गोल पौधे मटर के, गोल पीले मटर के। जनुक विधा है आर वाई और आर वाई, युग्मक बन गए कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से इसके युग्मक और स्त्री युग्मक जो होते हैं वो बन जाते हैं। आगे हम बच्चों को मेंडल की एक संकर द्विसंकर के बारे में आप लोगों ने देखा। आगे हम आनुवांशिक विकृति, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं बच्चों, जिसको रोग होता है बच्चों, कहते हैं ना जेनेटिक है, तो ये कैसे होता है जेनेटिक डिसऑर्डर? गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण या जनकों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को आनुवांशिक विकृति कहते हैं। इस विकृति में गुणसूत्रों का अधिक संख्या में होना या कम होना, गुणसूत्रों के किसी भाग का लोप हो जाना अथवा स्थानांतरण होना जैसी स्थिति का समावेश होता है। जैसे फाकोट, रंजकहीनता जैसी शारीरिक व्यंग तथा सिकल सेल, रक्त अल्पता, हीमोफीलिया जैसी शरीर क्रियाओं के दोष आनुवांशिक विकृति के कुछ उदाहरण हैं। मनुष्य में जैसा आप जानते हैं बच्चों 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र में 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। गुणसूत्रों की जोड़ियों का आकार और आयतन में अंतर होता है। गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियां अलिंगी गुणसूत्रों की होती हैं और एक जोड़ी जो होती है लिंग गुणसूत्रों की होती है। स्त्रियों में गुणसूत्र जो होता है 44 प्लस XX होते हैं और पुरुषों में 44 प्लस XY होते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा गया है, ये 22 है, तो 22 जोड़ियां अलिंगी गुणसूत्रों की होती है। 23 में से 22 क्या होती है, अलिंगी होती है, और एक क्या होती है, लिंगी होती है। तो पुरुषों में 44 प्लस XY दर्शाते हैं और स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है 44 प्लस XX दर्शाया जाता है।
44 प्लस डबल एक्स दर्शाया जाता है। ये तो है अनुमानशिक विकृति। अनुमानशिक विकृति। अब गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली जो विकृतियां हैं वो डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोम्स abnormalities। गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियां। तो बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या में कुछ बदलाव आने पर दो समस्याएं हो सकती हैं। अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आने पर जन्म लेने वाली संतति की प्रजनन क्षमता बाधित नहीं होती। इसके विपरीत अर्भक के कुछ गुणसूत्रों की संख्या में किसी अलिंगी गुणसूत्रों की जोड़ी अधिक हो जाने पर बालकों में शारीरिक अथवा मानसिक दोष हो जाते हैं तथा उनकी आयु मर्यादा भी कम हो जाती है। जैसे हम कुछ विकृतियां आपको दिखाएंगे बच्चों। डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिका डाउन्स लक्षण 46+1 21 के गुणसूत्र की त्रिशम सूत्री अवस्था क्या होती है। ये देखिए, क्रोमोसोम डिसऑर्डर में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं बच्चों गुणसूत्रों की असमानता के कारण। ये देखिए, कुछ की गर्दन चपटी है, कुछ की चपटी नाक है, छोटी अंगुलियां हैं, हस्तरेखा गड़बड़ी है, सिर पर बिरल बाल है। ये सारे जैसे लक्षण जो होते हैं ये दिखाई देते हैं। ये किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिका के कारण होता है। जो टर्नर सिंड्रोम है, दूसरा क्या है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम, जिसको हम टर्नर संलक्षण भी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल वर्सेस टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोम्स अलिंगी गुणसूत्रों की तरह लिंग गुणसूत्रों की असमानता के कारण कुछ विकार हो जाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम 44+X, इस विकार में एक X गुणसूत्र का लैंगिकता से संबंधित भाग निरुपयोगी हो जाने के कारण एक ही गुणसूत्र कार्य करता है और जनकों में एक ही X गुणसूत्र संक्रमित होता है। ऐसी स्त्रियों में 44+XX के बजाय 44+X ही स्थित होता है। तो इस प्रकार के रोग उसके हाथ में, उसके पैर में, उसकी अंगुली में हो जाता है बच्चों। माने जहां 44+XX कैपिटल X है वहां 44+X आता है। तो ऐसे रोग जो होते हो जाते हैं स्त्रियों में। दूसरा जो रोग है 44+XY, उसको बोलते हैं बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44+XX और Y कैपिटल Y। जब पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण यह विकार होता है। ये पुरुषों की गड़बड़ी के कारण होता है बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर XY है, यहाँ पर भी XY, यहाँ पर भी XY, XY XY है, ये XX Y है। इसमें पुरुषों में 44+XY के साथ ही X गुणसूत्र अधिक होने के कारण गुणसूत्रों की संख्या, जब गुणसूत्रों की संख्या 44+XY हो जाती है तो जिन पुरुषों में गुणसूत्रों का यह स्वरूप पाया जाता है वो लैंगिक अल्प विकास के कारण ही उसकी प्रजनन क्षमता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग क्या क्या है? एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग, किसी एक सामान्य निर्दोष जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होते हैं उसको हम एक जनुकीय विकार कहते हैं। बच्चों, इसमें बहुत सारे प्रकार के 4000 लगभग मानवीय विकार हैं। 4000।
जिसमें रंजकहीनता है। रंजकहीनता इसको बच्चों आंखें, बाल, ये बच्चों के देखिए अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। कुछ की आंखें सामान्य तौर पर गुलाबी हो जाती हैं, भूरी हो जाती हैं, त्वचा भी निस्तेज हो जाती है, बाल सफेद दिख रहे हैं, तो ये रंजकहीनता के कारण होता है। और एक जनुकी विकार है बच्चों। इसमें होता क्या है कि एक शरीर में मैलेनिन नामक रंजक द्रव्य होता है, और जब वह तैयार नहीं हो पाता है तो अपनी त्वचा जैसी चाहिए उसको मिल नहीं पाती है, और त्वचा का रंग क्या होता है वो बदल जाता है। आगे दात्र कोशिका या रक्ताल्पता। दात्र कोशिका या रक्ताल्पता, ये सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं बच्चों। जब प्रथिन डीएनए आदि अणुओं की रचना के किसी भी एकदम छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप रोग या विकार होता है, तो हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल वो ग्लूटामिक अम्ल होता है। इसकी जगह बैलिन अम्ल ले ले तो हीमोग्लोबिन अणु की रचना में परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण लाल रक्त कणिकाओं का उभयोतल सामान्य आकार बदलकर वे हंसिए की आकार की हो जाती हैं, और इस स्थिति को हम दात्र कोशिका या रक्ताल्पता कहते हैं। इस रोग से बाधित व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन का संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। ये दो प्रकार की बीमारी होती है बच्चों। सिकल सेल वाहक व्यक्ति, एएस कैरियर उसको बोलते हैं, और है सिकल सेल ग्रस्त पीड़ित व्यक्ति जिसको एसएस सफरर बोलते हैं। सिकल सेल रोगी की पहचान और लक्षण क्या है? हाथ पैर में सूजन आना, जोड़ों में दर्द आना, असहनीय वेदना होना, सर्दी जुकाम खांसी बार बार होना, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, जल्दी थकान होना, चेहरा निस्तेज दिखना, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, ये सब जो होते हैं इसके लक्षण हैं। महाराष्ट्र के लगभग 21 जिले सिकल सेल से प्रभावित है। इसमें विदर्भ के 11 जिलों का समावेश होता है। राज्य भर में 2.5 लाख से अधिक सिकल सेल बाधित रुग्ण है। सिकल सेल रोग किस प्रकार से होता है बच्चों, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लेकर लेते हैं। सिकल सेल डिजीज, अब संकेत, अगर ए है तो सामान्य होता है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, एएस है तो कैरियर होता है, और डबल एस है तो माने सफरर होता है। पुरुष और स्त्री, इसमें किताब में आपको दिया गया है, डबल ए है। डबल ए मतलब सामान्य, माता पिता दोनों सामान्य हो तो संतान निरोगी होती है। माता पिता सामान्य हो तो दोनों संतान निरोगी होती है। डबल ए एंड एएस हो, एएस या डबल ए हो स्त्री, पुरुष डबल ए हो, डबल ए का मतलब सामान्य हो, और स्त्री जो होता है चालक हो, कैरियर हो, जिसको एएस बोलते हैं। स्त्री एएस या डबल ए हो तो क्या होता है, माता या पिता में से एक सामान्य, एक वाहक हो तो संतान के सामान्य या वाहक होने की संभावना आधी आधी होती है। पिता सामान्य हो या पीड़ित हो, माता पीड़ित हो या सामान्य हो तो माता या पिता में से एक सामान्य और एक पीड़ित हो तो संतान वाहक होती है। या एएस माने पिता चालक हो या माता चालक हो, कैरियर हो, तो माता पिता दोनों वाहक हो तो संतान के सामान्य होने की 25% पीड़ित होने, 25% वाहक होने की और 50% आशंका होती है। इस प्रकार से एएस, डबल एस या एएस माता पिता हो तो इसमें 50% की आशंका होती है। डबल एस है दोनों सफरर हैं, माने एक दोनों पीड़ित अगर होते हैं किसी बीमारी से तो माता पिता दोनों पीड़ित हो तो संतान भी पीड़ित होती है बच्चों। अगर माता पिता के अंदर जैसे डायबिटीज शुगर हो गया, माँ को भी है पिता को भी है, तो एकदम पक्का है कि बच्चे में भी डायबिटीज का गुण आ जाएगा। उसको भी या तो जन्म से या तो बहुत कुछ दिन के बाद वो गुण उसमें आएगा। ये देखिए सेल दिखाई गई, ये नॉर्मल सेल है बच्चों, ये स्टिक सेल्स है, अब नॉर्मल होमोग्लोबिन। तो सिकल सेल एनीमिया के कारण ये सब होता है। इसका निदान भी है बीमारी,
ये बीमारी का अगर उपाय आप करना चाहो तो उपाय भी है कि बीमारी प्रजनन द्वारा ही प्रसारित होती है, इसलिए शादी के पहले अगर वर वधू दोनों का हम रक्त की जांच करवानी चाहिए तो अच्छा होता है। आजकल लोग यही सब, जो लोग जानकार हैं बच्चों ये बीमारी के बारे में जानते हैं तो ब्लड ग्रुप पहले करवा लेते हैं कि हम सामान्य है कि नहीं है। पता लगा एक सामान्य है, एक सफरर है, तो उसको तो सफरर ही होने वाला है, जिंदगी भर परेशान रहेगा। सिकल सेल वाहक या पीड़ित व्यक्ति को दूसरे वाहक या पीड़ित व्यक्ति से विवाह टालना चाहिए। सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन फोलिक अम्ल की एक गोली भी खानी चाहिए, तो उससे भी उसको सिकल सेल की बीमारी क्या होती है, दूर हो सकती है। सिकल सेल की बीमारी दूर हो सकती है। तो इस प्रकार से आजकल बहुत सारे लोग पहले शादी के पहले ब्लड ग्रुप जांच करवाते हैं, इसी सिकल सेल एनीमिया के कारण होता है बच्चों। तो ये अच्छी बात है अगर पहली जानकारी हो जाए। इसके बाद तंतुकड़की विकार, माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर। तंतुकड़की के डीएनए अणु के जनुक के कारण सदोष हो सकते हैं। भ्रूण के विकास के समय केवल अंडकोशिका से तंतुकड़िकाएं आती हैं, इसलिए इस प्रकार के विकार केवल माता पिता द्वारा ही संतान को मिलते हैं। लेबेर का आनुवांशिक तंत्रिका विकार तंतुगुड़ती विकार का उदाहरण है। बहुजन की उत्पत्ति के कारण होने वाले विकार, डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशंस इन मल्टीपल जीन्स। इसके भी कारण बच्चों बहुत सारे होते हैं। बहुजन की उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार कभी कभार एक से अधिक जनकों में परिवर्तन होने के कारण विकार आ जाते हैं। ऐसे अधिकांश विकारों में गर्भाशय में अर्भक के आसपास के पर्यावरणीय घटकों के परिणाम स्वरूप विकारों की तीव्रता बढ़ती है। तो जैसे फांक ओठ है, फांक तालु है, आमाशय का संकुचन है, रीढ़ की हड्डी है, ये सारे दोष आ जाते हैं। डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट के रोग है, अस्थमा है, ऐसे भी बहुत जनकी हैं। पर्यावरण, जीवन शैली तथा कई दोषपूर्ण इनके संयुक्त जटिल परिणामों के कारण ये विकार होते हैं। बच्चों जो सबसे खतरनाक है, आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनसे बच्चों तंबाकू सेवन और कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से कर्क रोग हो जाता है। उसके बारे में हमें बहुत सावधानी बरतनी है बच्चों। खासकर ये देखिए रोग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। बहुत से व्यक्ति तंबाकू का उपयोग करते हैं बच्चों, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उससे पाचन क्रिया को क्षति पहुंचती है, गले में जलन होती है, खांसी होती है, अग्नियों कंपन आता है, सूखी खांसी आती है, नींद नहीं आती है, फेफड़े, मुंह, स्वर यंत्र, ग्रसनी, स्वादुपिंड, मूत्राशय, ये सभी कर्क रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो बच्चों जो हम तंबाकू खाते हैं उसमें एक पदार्थ होता है निकोटीन, वही जो हमको नुकसान पहुंचाता है, हमारी तंत्रिका संस्थानों को भी शून्य कर देता है। तो तंबाकू में पाइटिडीन होता है, अमोनिया होता है, एल्डिहाइड होता है, परफ्यूराल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक यौगिक होते हैं। इसके कारण हमारी अनियंत्रित कोशिका में विभाजन होता है। तंबाकू का धुआं महीन कार्बन के कणों से संपूर्ण रूप से भरा होता है, इसके कारण फेफड़े के रोग भी हो जाते हैं। तो बच्चों आजकल अनेक कार्यक्रम सरकार भी चलाती है और खुद भी जब इतना हानिकारक है, आजकल बहुत सारे नए बच्चे फैशन में आकर के या टेंशन में आकर के तंबाकू सेवन, सिगरेट, बीड़ी का उपयोग करते हैं, जो अपने लिए हानिकारक तो है ही। अगर कर्क रोग से, कैंसर से अपने शरीर को बचाना है बच्चों, तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए अगर अपने को कर्क रोग से बचाना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत और आनुवांशिक विकृति कैसे होती है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा।
तो हमें आशा और विश्वास है बच्चों कि जो बताई गई इस पाठ में बातें हैं, तंबाकू सेवन वाली, तंबाकू से आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसका आप दैनिक जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करेंगे। और जो भी उपयोग करता है उनको समझाओ कि ये गंदी आदत है, आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, आंत का कैंसर हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, किडनी का हो सकता है। आप तो परेशान होंगे ही, आपके जो माँ बाप हैं, जो आपके सहारे आश्रित हैं, जो गार्जियन हैं, आपके नाते रिश्तेदार रिलेटिव वाले, सब लोग परेशान हो जाएंगे बच्चों। तो आप इनका उपयोग करते ही ना करें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।